अब इसी बात पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या ये गाय बचाई जा सकती है? क्या इस पर कोई कानून बनाया जा सकता है? क्या खाने-पीने के मामले में गाय के संदर्भ में कोई एक नियम बनाया जा सकता है? क्या इसको सापेक्षता के दायरे से निकाल के निरपेक्षता के दायरे में लाया जा सकता है? ऐसा करने के लिए गाय को किसी तर्क से जोड़ना। अगर आप गाय को तर्क से जोड़ देंगे, तो उस तर्क पर जब आप नियम बनाएँगे, तो जैसे तर्क से जब आप कहते हैं 5 धन 5, उसका जोड़ 10 होता है। उसका जोड़ हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए बदलता नहीं। लेकिन आस्था की बात करेंगे तो आस्था सबकी अलग-अलग है। तो जब तक आप ये कह रहे थे कि गाय को इसलिए मत मारो, क्योंकि हिंदुओं के हिसाब से पवित्र पशु है, तो तर्क का मामला नहीं, आस्था का मामला है। और आस्था के मामले में आप नियम एक नहीं बनवा सकते। अगर आप गाय को किसी तर्क से जोड़ दें, और उस तर्क से दिखा दें कि हिंदू मुसलमानों दोनों को बात माननी पड़ेगी, उस लिहाज से आप गाय को मरने से बचा सकते हैं। लेकिन इस आधार पर नहीं कि हिंदुओं का मत है, हिंदू बहुसंख्यक हैं, हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं। ये सारे आधार राज्य द्वारा गाय को बचाने के लिए, उसके वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए ठीक आधार नहीं बनेंगे। क्योंकि ऐसा करने पर आप एक समुदाय की आस्था को दूसरे समुदाय की आस्था के ऊपर वरीयता दे रहे हैं। एक समुदाय की संस्कृति को दूसरे समुदाय की संस्कृति के ऊपर वरीयता दे रहे हैं। बहुसंस्कृतिवाद में आपने पढ़ा था कि ऐसा आप नहीं कर सकते। आप अल्पसंख्यक संस्कृति के ऊपर बहुसंख्यक संस्कृति को थोप नहीं सकते। तो चाहे बहुसंस्कृतिवाद की आइडिया से लेते, चाहे सहिष्णुता, आत्मनिष्ठता जैसे मूल्य से ले लेते, राज्य मुसलमानों के ऊपर हिंदुओं की आस्था नहीं थोप सकता। राज्य तर्क से तो कोई नियम बना सकता है, लेकिन एक समुदाय की आस्था को दूसरे समुदाय पर नहीं थोप सकता। तो जरा देखिए, आइए हम चल रहे हैं, इसमें क्या देख रहे थे? इसमें देख रहे थे निजी जीवन का नीति शास्त्र। इसमें हमने पढ़ा था, जब मैं बोर्ड की तरफ मुड़कर बोलता हूँ तो आवाज कटती है इस बोर्ड में। आप स्टूडियो से परिचित हैं, इसकी एक समस्या है। तो मैं सामने भी आकर बोलूंगा, अगर मैं भूल जाऊंगा बोर्ड पर लिखते हुए, तो मैं सामने आकर बात बोलूंगा। मैंने पिछली क्लास का आपको रिकैप करवाया। तो निजी जीवन का नीति शास्त्र ये हम पढ़ रहे थे, और इसमें हमने पढ़ा था कि सिद्धांत में पढ़ा था सर्वधर्म समभाव और बहुसंस्कृतिवाद, और इसके मूल्य में पढ़ा था आत्मनिष्ठता, सहिष्णुता, सापेक्षता, आत्मनिष्ठता, सहिष्णुता, सापेक्षता, इस तरह के मूल्य। और इसी से फिर एक दुविधा में गए थे, क्योंकि अगर निजी जीवन का कोई मामला आएगा तो आपको पहचानना पड़ेगा निजी जीवन का मामला है कि नहीं मामला है। क्या बताया था कि किसका? बताया था आपको कि आस्था के मामले, सांस्कृतिक मामले निजी जीवन के नहीं। कोई आस्था की बात करेगा तो निजी जीवन की नैतिकता वहाँ काम करेगी, सांस्कृतिक बात करेगा निजी जीवन की बात नैतिकता काम करेगी। और कौन सा मामला है? और व्यक्तिगत संबंध के मामले भी निजी जीवन की नैतिकता के मामले, पति पत्नी, दोस्त, भाई बहन, तो ये कौन सा नैतिकता है? जिसका काम निजी संबंधों को, जिनका मूल संबंध किससे, भावना से, उनके संबंध में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए बताना है। तो निजी जीवन का निशास्त्र वो निशास्त्र है जो क्या है? आस्था, भावना, संस्कृति और संबंध, इनसे जो नैतिकता आस्था, भावना, संस्कृति, संबंध से जुड़े प्रश्न हल करती है, दुविधाएं हल करती है, वो निजी जीवन की नैतिकता है। और कैसे हल करती है? आत्मनिष्ठता के मूल्य, सहिष्णुता के मूल्य, सापेक्षता के मूल्य, बहुलता के मूल्य का प्रयोग करके। कैसे हल करती है? सर्वधर्म समभाव, बहुसंस्कृतिवाद के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके। और इसी संदर्भ में हमारे सामने सवाल आया था कि अगर हिंदू मुसलमान दो के बीच विवाद है, दोनों की राय अलग अलग है, तो ये सवाल कैसे हल होगा? और हमने निजी जीवन की नैतिकता का इस्तेमाल करके दिखाया था कि सवाल में हिंदुओं की बात गलत है, मुसलमानों की बात सही है। अब आज जरा आते हैं इसी नैतिकता का प्रयोग करके हमने इस दुविधा को हल किया था कि गोमांस को लेकर हिंदू मुसलमानों के बीच विवाद का नैतिक समाधान कैसे हो सकता है। विवाद क्या है आप जानते हैं कि एक कहता है गोमांस को खाने का अधिकार होना चाहिए, दूसरा कहता है सर पाबंदी होनी चाहिए। लिखा था आपने
समाधान में देखा था कि मुसलमानों का मत निजी जीवन की नैतिकता के सिद्धांत निजी जीवन के नैतिक सिद्धांत बहुसंस्कृतिवाद, सापेक्षतावाद तथा मूल्यों, सहिष्णुता, बहुलता, आत्मनिष्ठता से संगत था। क्या देखा था समाधान में? समाधान में देखा कि मुसलमानों का मत निजी जीवन के नैतिक सिद्धांतों से संगत है। ये समाधान कर चुके थे। ये बात फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए, जिससे जिन लोगों को कोई बात भूल गई हो याद आ जाए। क्या किया था? एक बार निजी जीवन की नैतिकता के मूल्य लिखे थे। आत्मनिष्ठता, आत्मनिष्ठता मतलब निजी जीवन की नैतिकता में हर आदमी अपने अपने चॉइस को खुद चुनेगा। आप कोई एक चॉइस सबके लिए नहीं बना सकते। लेकिन जब आप कहते हैं खाने पीने के मामले में आप सारे लोग, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू, गाय नहीं खाएंगे, तो इसका मतलब है कि आप सबकी चॉइस एक बना रहे हैं। इस मामले में आपके पास चॉइस नहीं। बिल्कुल ऐसी बात होगी जैसे कह दिया जाए कि कल से सारे लोग भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, तो आपने धर्म की इस मामले में चॉइस खत्म कर दी। या कह दिया जाए कल से सारे हिंदू मुसलमान अल्लाह की पूजा करेंगे, पाकिस्तान में मान लीजिए कह दिया जाए हिंदू भी अल्लाह की पूजा करेंगे, आप गलत है। क्योंकि बहुसंस्कृतिवाद, आत्मनिष्ठता, हमको अपने भगवान को चुनने की आजादी होनी चाहिए, इसके साथ असंगत है। भगवान का मामला तो आस्था का मामला है, कल्चरल मामला है। ठीक वैसे खाना पीना भी कल्चरल मामला है। अलग अलग कल्चर में अलग अलग खाना पीना खाया जाता है, उसके लिए आप एक नियम नहीं बना सकते। वस्तुनिष्ठ बात होता है एक, जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, वस्तुनिष्ठ बात है। मुझे किस रंग का कपड़ा पसंद है, आत्मनिष्ठ बात। मुझे जो पसंद है सबके लिए वही पसंद नहीं हो सकती, लेकिन भारत की राजधानी नई दिल्ली सबके लिए एक होगा, तो एक है वो वस्तुनिष्ठ। जो बदल जाता है पहचान बदलने पर आत्मनिष्ठ। तो हमने इस तरीके से देखा कि कैसे अगर हम मुसलमानों का मत एक तरफ लिखें, एक तरफ हिंदुओं का मत लिखें और निजी जीवन की नैतिकता के मूल्य आत्मनिष्ठता का प्रयोग करें, तो पाएंगे मुसलमान जो बात करें हमको खाने दो, उससे वो हिंदुओं के बारे में तय नहीं कर रहे हैं तुम क्या खाओ क्या मत पियो। हिंदू अपना खाए पिए, मुसलमान अपना खाए पिए, उससे आत्मनिष्ठता बच रही है। लेकिन हिंदू कहेंगे हम मुसलमानों का खाना पीना भी तय करेंगे और बताएंगे क्या खाना क्या नहीं खाना, वहाँ आत्मनिष्ठता खत्म हो गई। हिंदू जब तय करेंगे तो श्रेणी क्रम बन रहा है, हिंदू ज्यादा ऊपर है, मुसलमान नीचे आ रहे हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम नहीं होना चाहिए, सापेक्षता होनी चाहिए। इस लिहाज से कहा था कि हिंदुओं का मत निजी जीवन की आस्था की नैतिकता के साथ संगत नहीं है। अब जरा देखते हैं, तो हमारे सामने सवाल जो है, क्या ऐसे में गोवध तथा गोमांस पर किसी भी आधार पर पाबंदी लगाना अनुचित है? नहीं, हम गोमांस के खिलाफ कानून बना सकते हैं, गोवध के लिए कानून बना सकते हैं, उसके खिलाफ कानून बना सकते हैं, किसी भी आधार पर अनुचित नहीं। हाँ, आस्था के आधार पर अनुचित है, संस्कृति के आधार पर अनुचित है, लेकिन तर्क के आधार पर ऐसा कानून बनाया जा सकता है। इसका मतलब किसी वस्तुनिष्ठ तार्किक आधार पर ऐसा कानून बनाया जा सकता है। जैसे आपने कहा ना, सीट बेल्ट लगाने का कानून बनाते हैं, ट्रैफिक में लाल बत्ती पर रुकने का कानून बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? तर्क क्या है? दूसरी तरफ का ट्रैफिक भी आएगा, आप लाल बत्ती होने पर जंप करेंगे, उधर वाला आदमी आ रहा है, आपको ठोकर मार देगा या आप उसको हिट कर देंगे, तार्किक बात। इसलिए जिस तरह रेड लाइट हो उधर के लोग रुक जाए, ग्रीन लाइट वाले जाएं, जिससे एक्सीडेंट ना हो, टकराहट ना हो आपस में, तार्किक बात। वैसे गाय के साथ संस्कृति में तो आप ये नहीं कर सकते कि हिंदू संस्कृति को ऊपर रख दें, इस्लाम को नीचे रख दें, इस्लाम को ऊपर रख दें, हिंदू को नीचे रख दें, वहां तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप गाय को किसी तर्क से जोड़ दें तो आप गाय की जान बचा सकते हैं। क्या तर्क हो सकते हैं? ऐसे तीन आधार हो सकते हैं जिस पर हम गाय के वध पर पाबंदी लगा सकते हैं। आधार ऐसे होंगे जिसमें हिंदू मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हिंदू मुसलमान शब्द का प्रयोग अगर आपने किया गाय के साथ, तो फिर वो आस्था और संस्कृति का मामला होगा, और आस्था संस्कृति का मामला होते ही उस पर फिर कल्चर वाली नैतिकता लगेगी, तर्क वाली नहीं। जरा आइए देखें कौन तीन आधार हो सकते हैं। पहला आधार हो सकता है पेटा का जो तर्क। पेटा क्या है? पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स एनिमल, एक संगठन जो कहते हैं कि जैसे आपने इंसानों को राइट दिए, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दिया ना, कहते हैं उसी तरीके से पशुओं को भी वही सब राइट मिलने चाहिए, पशुओं के पास भी राइट होने चाहिए। और ऐसे लोगों का मानना है, देखिए जिसमें भी जीवन है उसको जीवन का अधिकार दो। जीवन का मतलब कहते हैं जीवन प्रकट हो रहा हो, दिखाई पड़ रहा हो, पीड़ा दिखाई दे रही हो, तो कहते हैं जब समय आ गया है कि हमने जिन आधारों पर राइट्स इंसानों को दिए कि राइट से कमजोर आदमी की रक्षा होगी, मजबूत आदमी उसको खत्म नहीं कर सकेगा, कोई किसी की जान नहीं ले सकता है, कहते हैं उसी तरीके से जानवरों में भी तो जान है, और जानवरों में जान है ये बात आस्था का मामला नहीं है, जानवरों में जान है ये बात तर्क का मामला है। ये नहीं कह सकते आप हिंदुओं के लिए जानवरों में जान है, मुसलमानों के लिए नहीं। जानवरों में जान है, गाय में जान है, ये बात तो हिंदू मुसलमान दोनों मानते हैं। तो पेटा के लोगों का क्या कहना है? पेटा के लोगों का कहना है कि अगर जानवर में जान है, जीवन है, उसको अपने जीवन को जब उसको आप लेंगे तो उसको बचाने की कोशिश करता है, उसको आप काटेंगे मारेंगे तो उसको पीड़ा होती है, तो उनका कहना है कि भाई तब वो जीवन का अधिकार जो आपने अपने लिए बनाया वो इस निरीह जानवर के लिए क्यों नहीं बना रहे? आप तो टेस्ट के लिए जानवर खा जा रहे हैं, स्वाद के लिए, तो क्या आपको स्वादिष्ट लगता है? चूंकि आप मजबूत, फिर तो इस तर्क से मान लीजिए किसी को इंसान का
मांस पसंद आ जाए, वो इंसान को खाने लग जाए, फिर तो आप कह देंगे कि टेस्ट उसको मजा आ रहा तो खाने देना चाहिए। जावेद अख्तर ने एक बड़ी सुंदर बात की। जावेद अख्तर ने इंटरव्यू में कहा कि मान लीजिए कुछ ऐसा ही मामला है कि मान लीजिए आप हम सब एक छत के नीचे बैठे कोई चर्चा कर रहे हैं, अचानक ऊपर छत से कुछ कांटे लटके। अब उन्होंने तो उसमें कहा था कि कोई चॉकलेट वॉकलेट हो, मैं कह रहा हूँ उसमें समोसा, जलेबी, रसगुल्ला, रबड़ी, अलग अलग चीज लटकाई जाए किसी पात्र में रख के, आपको जो सबसे पसंद चीज लटके और आप उसको खाने के लिए अपना मुंह आगे करें और उसमें छिपा हुआ कांटा, जैसे आप उसको खाएं वैसे कांटा आपको आपके गले में पकड़ के उठा लिया, आप छटपटाने लगेंगे, फिर वो कांटा आपको खींच ले बाहर। मान ली दुनिया में एक ऐसी चीज होने लगी, तो जो खींचे वो आपको पकड़े, आपकी आपकी पूरी चमड़ी उतारे, फिर काटे आपको तो पका के खा जाए क्योंकि उसको आप पसंद। जावेद अख्तर ने कहा यही कुछ हम जानवरों के साथ करते हैं। कांटे में कोई खाना डाला, मछली को तालाब में नदी में डाल दिया वो कांटा, मछली उसको खाने के लिए आई, उसके जबड़े में फंस गया, कांटा फंस गया, उसको खींच लिया बाहर, मछली छटपटा रही, बाहर निकाला, उसका स्किन साफ किया, काटा और खा गया। ने कहा कि सोचिए कि आपके साथ अगर ऐसा हो तो आप कैसा महसूस करें। कहा कि आप हल्ला मचा देंगे क्योंकि आपको बोलना आता है, आप कहेंगे दुनिया में अन्याय हो रहा है, नरभक्षी कौम आ गई है जो हमको खा रही है, हम सबको मिलकर उसको खत्म करना चाहिए। आप अन्याय की बात करेंगे, आप तमाम कविताएं लिखने लगेंगे पीड़ा वाली उस पर। किसी देश में युद्ध होता है, कुछ बच्चे मर जाते हैं, पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है, बच्चों को मार रहे हैं आप। तो साहब ने कहा कि उसी तरीके से इंसान हो के आप भी तो वही कर रहे हैं। आप पशुओं को ट्रैप में फंसाते हैं, शिकार करने के उसको ट्रैप में फंसाते हैं, शिकार फंसता है वो, उसको आप जिंदा उसको काटते हैं, उसका स्किन साफ किया खा जाते हैं। इसलिए गलत है। जानवर आपसे नहीं कह रहा तुम्हारे खाने की चीज, हमको स्वाद के लिए खा जाए, आप उसको मसाला सा डाल के पका खा जाते हैं। तो पीटा के लोग यही कहते हैं, तो ये जो पीड़ा तुमको होती है वही पीड़ा जानवर को मरने पर होती है। कमजोर है, तुमने तो वंचित वर्गों के लिए यहाँ दुनिया भर का सामाजिक न्याय का नियम बना लिया कि दलित वंचित हैं, पिछड़े वंचित हैं, स्त्रियां वंचित हैं, के लिए नियम बनाओ। वहाँ जानवर नहीं वंचित, उनकी धरती को तुमने कब्जा कर लिया, पहले धरती उनकी भी तुमने कब्जा कर लिया, फिर उनको खाई भी जा रहे हैं। इससे भी नहीं मन भरा, तुमको पहले पालते हो और पाल के फिर उनको काट के खा रहे हो। पीटा की नैतिकता क्या कहती है? पीटा की नैतिकता कहती है पशुओं में भी जीवन, उनको भी जीवन का अधिकार। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि सर पशुओं को हम नहीं खाएंगे, जानवर खा लेंगे, फिर तो नैतिकता तो आपने ये आपने बनाई ना। पशु तो आपको भी खा सकता है, शेर चीता हो सकता है, आपको भी खा जाए। शेर खाता है तो थोड़ा कहते हो तुम्हारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया। फंडामेंटल राइट तो तब वायलेट कहते हैं जब एक इंसान दूसरे इंसान को मारता है। तो नैतिकता तो इंसान बनाएंगे, तो इंसान ये नैतिकता का पालन करे, शेर चीता नैतिकता का पालन क्यों करवा रहे? समझ नहीं। इसलिए इंसानों के तौर पर जब आपने सब नैतिकताएं साधारण बनाई जिसमें जीवन होगा उसको जीवन का अधिकार मिलेगा, तो पशुओं में भी जीवन, उनको जीवन का अधिकार दो। अगर आप मारने को किसी इंसान को बर्बरता कहते हैं तो पशु को उसी तरह से मारना भी बर्बरता है, बार्बरिज्म। ये बात कहते हुए पीटा के लोग कहते हैं इट इज हाई टाइम दैट वी शुड स्टॉप किलिंग एनिमल्स, केवल स्वाद के लिए उनको मार देना गलत है। अब ये बात जो कह रहे हैं कि जिनमें जीवन, उनको जीवन का अधिकार मिलना चाहिए, ये पालक और मेथी पे अप्लाई मत कर दीजिए, उनमें जीवन होता है। जीवन मतलब जिनमें पीड़ा की अनुभूति होती है, जो जीवन को प्रदर्शित कर सकते हैं, हमारी आपकी तरह जिसमें जीवन। तो उस लिहाज से एक गाजर को हम काटते हैं, उससे पीड़ा होती है हमको पता नहीं, लेकिन पशु को जब आप काटते हैं उसको पीड़ा दिख रहा है, तो बचना चाह रहा है, तो भी आप उसको बचने नहीं दे रहे। तो ये जो बात है, इस आधार पर अगर आप क्या कहें कोई राज्य कानून बनाए कि पशुओं के नैतिकता के आधार पर जानवरों के वध पर पाबंदी लगेगी, गाय बच जाएगी। हाँ, गाय ही नहीं बचेगी, गाय बच तो गई, गोमांस पर पाबंदी साधारण लगाई जा सकती है। साधारण गोवध पर पाबंदी लगाई जा सकती है, लेकिन इस आधार पर फिर बकरा भी बच जाएगा, मुर्गा भी कुकुर कुकुर करता हर गली में घूमेगा, एक भी मुर्गा हाथ नहीं लगा पाऊंगा, मुझे कुछ दिन पता चल जाएगा हमारा फंडामेंटल राइट है, जीवन का अधिकार। मुर्गे अकड़ के चलेंगे, बकरे सींग मारेंगे आपको, उनको बार अपने राइट का ज्ञान हो। मतलब मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अदरवाइज आप किसी पशु को नहीं खा सकते। तो गाय बच सकती है, लेकिन तभी बच सकती है गाय जब आप बकरा मुर्गा भी बचाए। ऐसा नहीं हो सकता कि बकरा मुर्गा खाते रहोगे कहोगे केवल गाय बच जाए। पीटा का एक आधार है जिस नैतिकता के आधार पर हम ये कहते हैं कि देखिए दुनिया में जब नैतिकता वैतिकता नहीं बनी थी इंसान के सामने, इंसान के पास खाने पीने के लिए और स्रोत नहीं थे, अज्ञानता में उसने खाया, मजबूरी में खाया, जानते हैं मजबूरी में किए गए काम का हम मूल्यांकन नहीं करते, है ना आपने, हम उसी काम का मूल्यांकन करते हैं हमारे पास विकल्प, मानव शासन में पढ़ाया संकल्प की स्वतंत्रता, विकल्प की बहुलता, दबाव का अभाव, ज्ञान। तो आदिम मानव खाता था जानवरों को, कोई बात हमारे पास ज्ञान नहीं था, हम ये सब पीटा उटा की नैतिकता नहीं समझते। बाद में मानव खाता रहा, ठीक है कोई बात नहीं, मानव के पास विकल्प नहीं, इतना अनाज हम पैदा नहीं कर पाते दुनिया में कि सारे मानव का पेट भर जाए, लेकिन आज हम सरप्लस फूड प्रोडक्शन कर सकते हैं, कर रहे हैं, हमारे पास लैब मीट बनाने का ऑप्शन, तो फिर हमको विकल्प हो जाने की जानवरों को मारना बंद कर देना चाहिए, हमारी मजबूरी नहीं, तो जानवरों को नहीं मारेंगे तो काम नहीं। तो ये जो आइडिया है, ये आइडिया इस तरीके से कहता है कि इस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। फिर आप जनसंख्या क्यों इतनी बढ़ा रहे हैं? आप कहेंगे सर सारे लोगों की जरूरतें कैसे पूरी होंगी, तो इतनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए किसने कहा? धरती पे आपका हक है, बाकी जानवरों का भी हक है, थोड़े कि हम 2 हमारे 10 हमारे 5 हमारे 7, इंसान की इस धरती पर जगह उतनी है, जैसे कहते हैं ना मेरी तुम्हारा अधिकार वहीं खत्म होता है जहाँ से मेरी नाक शुरू हो जाती है, मेरी नाक जहाँ से शुरू होगी तुम्हारा अधिकार खत्म। इंसान की इस धरती पर उतनी ही स्वीकारता, उतनी जगह है जितने दूसरे जानवरों की जगह ना छीन, थोड़े जंगल काट दोगे, सब खत्म कर दोगे और अपनी आबादी बढ़ाते जाओ। जैसा अभी परिसीमन के मामले में दक्षिण भारतीय राज्य कह रहे हैं, हमने फैमिली प्लानिंग की, हमने आबादी घटाई, उत्तर भारतीय राज्यों ने आबादी बढ़ाई, तो आप उनको पुरस्कृत कह रहे हैं लोकसभा की ज्यादा सीटें ले लो, और हमको नैतिक काम करने के लिए दंडित करने जा रहे हैं। तो आप आबादी बढ़ाने से जानवरों को क्यों दंडित कर रहे हैं? अपनी आबादी समस्या को सॉल्व कीजिए। तो ये सब उसके तर्क नहीं हो सकते कि हमारी आबादी बढ़ रही है जानवर खाई ना काम नहीं चले, आबादी घटाइए, नैतिकता के लिहाज से आप इस पर बात कीजिए। तो पीटा के लोग इस तरह की बात से कहते हैं। दूसरा तर्क कौन सा? इससे गाय बच सकती है, लेकिन गाय के साथ दूसरे पशु भी बच जाएंगे।
दूसरा तार्किक आधार जिससे गाय बच सकती है, ये दूसरा तार्किक आधार होगा गाय बचाने का पर्यावरणीय आधार। एनवायरमेंटल बेसिस। देखिए, पर्यावरणविदों का कहना है कि जो एनिमल फार्मिंग होती है, जानवरों को पाला जाता है मांस के लिए, जैसे खेती करते हैं ना, गेहूं की, चावल की, धान की, वैसे ही जानवरों की खेती हो रही दुनिया। उनको बाकायदे हम कृत्रिम तरीके से पालते हैं, प्रोडक्शन करते हैं अंडों का, जानवरों का, मतलब अंडे की तरह ही जानवरों का भी। हम मुर्गी मुर्गों के फार्म बनाते हैं, पिग फार्म बनाते हैं, काऊ फार्म बनाते हैं, फार्मिंग करते हैं, इसको फार्मिंग बोलते हैं, काऊ फार्मिंग, पिग फार्मिंग, मुर्गों का फार्म। तो ये जो फार्मिंग है, पर्यावरणविद कहते हैं कि ये पर्यावरण के साथ संगत नहीं है। आप जब गाय पालते हैं, उनका दावा है कि गाय के 1 किलो मांस में हजारों लीटर पानी लगता है, हजारों लीटर। तो ये गाय को बच्चे से लेके बड़ा करके जब वो 100 किलो की बनेगी, तब तक अपने उस जीवन काल में 5-6 साल में कई हजार लीटर पानी, कई लाख लीटर पानी पी जाएगी। एक गाय मान लीजिए, ऐसी समझिए इसको सिंपल तरीके से 25-30 लीटर पानी रोज पी जाती है। 25-30 लीटर तो पानी का इंटेक हो गया पीने का। बाकी उसको नहलाने, उसके अनाज बनाने, इसमें भी 25-30 लीटर पानी का प्रतिदिन का इंटेक मान लीजिए, मतलब 50-60 लीटर प्रतिदिन का इंटेक है। अब आप इस 60 लीटर को 365 से गुणा कर दीजिए, इसको 6-7 साल से फिर गुणा कर दीजिए, आप पाएंगे इसमें लाखों लीटर का मामला बन जाएगा। मैंने तो बहुत कम बताया है, असल में गाय की जरूरत से ज्यादा पानी की, नहाने 25 लीटर पानी नहीं खर्च होता, नहाने बहुत पानी खर्च होता है, उनके फार्म की क्लीनिंग में पानी खर्च होता है, उसको जोड़ा नहीं अभी आपने, बीमारी फैल सकती है। तो बहुत सारे तरह से पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। उनको जो चारा खिलाते हैं उसमें पानी की खपत होती है। भाई कुछ पैदा करेंगे ना, खिलाएंगे, सोयाबीन खिलाएंगे, आप भूसा खिलाएंगे, वो भी तो कहीं से आ रहा है, हरा चारा खिलाएंगे, वो भी पैदा हो रहा है, वो पानी ले रहा है, लाखों लीटर पानी का मामला है। 1 किलो मांस बनाने में कई हजार लीटर पानी लग रहा है। और हमारी दुनिया में पानी की कमी, स्कैर्सिटी। जैसे पर्यावरणविदों का कहना है कि एनिमल फार्मिंग सस्टेनेबल नहीं, इससे हम पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं, पानी का इतना अत्यधिक दोहन कर रहे हैं जो सस्टेनेबल नहीं, इससे पर्यावरणीय संकट खड़ा हो सकता है। दूसरा, इनके फार्मिंग से मीथेन गैस निकल रही है, जो ग्रीन हाउस गैस है, उस ग्रीन हाउस गैस से हमारे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचता है, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए इनका कहना है कि पर्यावरणीय संतुलन के साथ एनिमल फार्मिंग कंसिस्टेंट नहीं है, खासतौर पर काऊ फार्मिंग। ऐसे लोग पर्यावरणीय आधार पर कहते हैं कि गाय का मांस बंद कर देना चाहिए। इसमें हिंदू मुसलमान का कोई मामला नहीं, इसको हमने कल्चर से नहीं जोड़ा कि उनकी आस्था है, उनका उनकी भावना जुड़ी है, उनके हिसाब से पवित्र पशु। हमने क्या कहा? हमने कहा कि हमको क्या करना है, संपोषणीय पर्यावरण के साथ संतुलित रखने वाले तौर तरीके अपनाने हैं। तो ये कहता है तर्क। गोमांस का उत्पादन पर्यावरणीय संतुलन के साथ असंगत है। ये जल के संकट का कारक बने, इस आधार पर, एनवायरमेंटल आधार पर भी आप गाय बचा सकते हैं। लेकिन इन तर्कों में कहीं भी हिंदू मुसलमान नहीं आएगा। इन तर्कों में जब तर्क बनाएंगे तो ये तर्क प्योरली आर्ग्यूमेंट और रीजन लॉजिक के बेसिस पर। पर्यावरण कैसा मामला है? निजी मामला, सार्वजनिक मामला। पर्यावरण का संतुलन हिंदू मुसलमान के लिए अलग थोड़े, गाय में जान होती है ये बात हिंदू मुसलमान के लिए अलग थोड़े, ये सब वस्तुनिष्ठ बात। जैसे आप वस्तुनिष्ठ कोई बात ले आते हो, कहाँ जाती है? सार्वजनिक जीवन की नैतिकता। सार्वजनिक जीवन की नैतिकता में क्या हो, सबके लिए आदर्श एक हो। तो पर्यावरणीय संतुलन के आधार हिंदू मुसलमान के लिए एक होंगे। और तीसरा तर्क एक और हो सकता है, इसको कहते हैं उपयोगितावादी आधार। उपयोगितावादी आधार, उपयोगितावादी आधार में, यूटिलिटेरियन बेसिस में हम वो काम करते हैं जो महत्तम लोग के महत्तम। इसके समर्थक भी तर्क इस तरह देते हैं कि गोमांस खाना महत्तम लोगों के हित में नहीं, इसमें पर्यावरण का तर्क दिया जाएगा, जिसमें भावना आहत होने से कानून व्यवस्था के संकट का मामला दिया जाएगा, जिसमें अपना उपयोगिता पर पड़ा ना, महत्तम लोगों को महत्तम सुख, शारीरिक मानसिक दोनों। इतनी बड़ी मात्रा में हिंदू अगर बहुसंख्यक हैं और उनको गाय कटने से मानसिक दुख हो रहा है, तो आप जो काम कर रहे हो उससे दुख की मात्रा बढ़ रही, काम की मात्रा घट रही। तो ये जो तर्क है क्या है, ये है इस आधार पर पर्यावरण भी यही कह रहा है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख गोमांस भक्षण में नहीं है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख मेजॉरिटी की भावना को आहत करने में नहीं है। और इससे एक तर्क बनता है कि इसलिए हमको योग्यतावाद के आधार पर गोमांस नहीं खाना चाहिए। ये 3 आधार हो सकते हैं जो गोमांस खाने के खिलाफ बन सकते हैं, लेकिन ये तीनों तब बनेंगे जब आप गाय के मांस का मामला सार्वजनिक जीवन में लें, क्योंकि तभी राज्य कानून बना सकता है। राज्य हमारे निजी जीवन के कानून नहीं बनाता जब तक उस निजी जीवन का कोई मामला सार्वजनिक जीवन में ना आ जाए। पर्यावरण सार्वजनिक मामला है, जानवरों में जीवन का मामला सार्वजनिक मामला है, तर्क का मामला है, तब आप इस तरह से गाय को बचा सकते हैं। लेकिन आपको दिखा कि इसमें ज्यादा केवल गाय नहीं बचेगी, बाकी बचेंगे। तो इस तरीके से आप इस दुविधा को हल कर सकते हैं। ठीक है।
अगर प्योरली आप इस दुविधा को आस्था के आधार पर हल करने की कोशिश करेंगे तो मामला मुसलमानों के पक्ष में है। और अगर आप इसको पर्यावरणीय आधार पर हल करेंगे तो फिर मामला पर्यावरण के साथ संगत होने वाले तर्क से जुड़ेगा। उस संदर्भ में फिर आपको गाय ना मारने वाले तर्क को ज्यादा वरीयता देनी होगी। इसके बाद दूसरा जो आधार बनता है जिसको हमको पढ़ना है इस नैतिकता के क्षेत्र में, वो है सार्वजनिक जीवन की नैतिकता। ठीक है, तो अब जरा ये पहला वाला हो गया ना, इस पर आपने समझ लिया कि कैसे हमको ये समझना है कि कौन से मामले निजी जीवन के होंगे। बताया कि कल्चर का कोई मामला है, आस्था का कोई मामला है, धर्म का कोई मामला है, भावना का कोई मामला है, निजी संबंधों का मामला है, जिसको निजी संबंध कहते हैं, पति पत्नी का संबंध, भाई बहन का संबंध, ये हमारे निजी संबंध। ऐसा कोई मामला है तो इस एथिक्स के आइडिया को जो आपने पढ़ा इसको जरा ये सार्वजनिक जीवन की नैतिकता के बारे में कोई बात थोड़ी सुनते हैं। उसमें भी आपने देखा था 4 सवाल थे। सार्वजनिक जीवन की नैतिकता क्या है, सार्वजनिक जीवन की नैतिकता के लक्ष्य क्या है, सार्वजनिक जीवन की नैतिकता के मूल्य और सिद्धांत कौन से, और सार्वजनिक जीवन की नैतिकता की दुविधाएं क्या है और उनका समाधान क्या है। ठीक वैसे निजी जीवन की नैतिकता के 4-5 सवाल थे, वैसे सार्वजनिक जीवन की नैतिकता के भी 4-5 सवाल। ये भी अगर हल हो जाए हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो आइए जरा चलते हैं इस पर। एथिक्स ऑफ पब्लिक लाइफ पर बात करें, सार्वजनिक जीवन की नैतिकता। और एथिक्स ऑफ पब्लिक लाइफ में सवाल मैंने बना चुका हूं, मैं उसका एक चार्ट यहां बना दे रहा हूं, फ्लो चार्ट। कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, क्या है इसका लक्ष्य, क्या है, दूसरा तीन बात, क्या है इसका लक्ष्य, क्या है इसके मूल्य सिद्धांत क्या है, दुविधाएं और उनका समाधान। सवाल 5 थे लेकिन हमने उसको 3 के अंतर्गत रख लिया है। पहले सवाल से शुरू करते हैं, सार्वजनिक जीवन की नैतिकता क्या है और उसका लक्ष्य क्या है। वैसे कैसे देखोगे नैतिकता क्या काम करती है। आपने पढ़ा रखा है नैतिकता आनंद का विज्ञान है, और पढ़ा था कि आनंद 2 तरीके का होगा, एक भौतिक सुख, एक शारीरिक मानसिक सुख। तो जो शारीरिक भौतिक सुख है उसके लिए प्राय हम सार्वजनिक जीवन की नैतिकता का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी जीवन की नैतिकता से मानसिक सुख भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि एकदम सेपरेटेड आप कर देंगे ऐसा कि इससे मानसिक सुख का संबंध। लेकिन सार्वजनिक जीवन की नैतिकता किसने बनाई, बनाएगी मानव की क्षमता का महत्तम विकास करने के लिए। और मानव अपनी क्षमता का विकास करके क्या करता है, रोजगार करता है, धंधा करता है, कोई नौकरी करता है, उसे क्रय शक्ति बनाता है, और क्रय शक्ति से क्या करता है, इससे अपने उपभोग की मात्रा बढ़ाता है। तो जो सार्वजनिक जीवन की नैतिकता है वो ये इंश्योर करती है कि किसी राज्य में नागरिकों के भीतर हुनर और कौशल का विकास हो। तो अगर हमारा कोई स्कूल चल रहा है, स्कूल कैसे चलना चाहिए, स्कूल की पढ़ाई क्या होनी चाहिए, उसमें धर्म पढ़ाई या विज्ञान पढ़ाई, ऐसा कोई मामला है तो उसको सार्वजनिक जीवन की नैतिकता। क्योंकि पढ़ाई लिखाई का मूल मकसद है रोजगार पाना, पढ़ाई लिखाई का मूल मकसद है समस्याओं का समाधान करना। जैसे बीमारी की समस्या है, तमाम तरह की बीमारियां दुनिया में वो समस्या है, उसका इलाज करना, उसका समाधान ढूंढना। तो पढ़ाई लिखाई इन बातों के लिए, और बीमारी तार्किक बात, बीमारी का संबंध हमारी आस्था भावना से नहीं, बीमारी का संबंध किसी बैक्टीरिया वायरस, जब तक आप उसका समाधान तार्किक तरीके से नहीं ढूंढेंगे तब तक बीमारी का इलाज नहीं कर पाए। कैंसर का इलाज हम ढूंढ रहे हैं, अब कैंसर का इलाज कुरान बाइबिल और गीता से तो नहीं हो, कैंसर का इलाज तो किसी तर्क से ही हो, किसी मेडिसिन से होगा जो हिंदू मुसलमानों ईसाइयों के लिए एक हो। तो अगर हम मान लीजिए किसी विद्यार्थी को मेडिकल साइंस में पढ़ाते हैं, और या कोई रिसर्चर जो दवा के आविष्कार में लगा हुआ है वो काम कर रहा है, तो हम उसके संबंध में जो शिक्षा होगी, जो तमाम चीजें होंगी, उसमें किसी धर्म का इस्तेमाल नहीं करें, किसी आस्था का इस्तेमाल नहीं करें। तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, चाहे पारसी, चाहे जैन। तो ये क्या है, एक ये वो नैतिकता है जो तर्क से संबंधित मामलों के लिए बनाई, मानव के तार्किक विकास के लिए बनाई, बौद्धिक विकास के लिए बनाई, बौद्धिक कल्याण के लिए बनाई। नैतिकता और क्या है, आनंद के साथ साथ कल्याण का विज्ञान, सर्वांगीण कल्याण। कौन कौन सा कल्याण करना चाहती है, भावनात्मक और बौद्धिक। भावनात्मक कल्याण तो आपने चलिए आस्था की रक्षा करके करवाए, बौद्धिक कल्याण किससे हो, बौद्धिक कल्याण तुम्हारा तर्क से हो। तो ये जो नैतिकता है इसमें बौद्धिक कल्याण के लिए आप किसका इस्तेमाल करें, आप इस्तेमाल करेंगे तर्क। तो ये फर्स्ट नैतिकता आप कहेंगे बौद्धिक कल्याण की नैतिकता। ये संस्थाओं के संचालन की नैतिकता। संस्थाएं कौन सी, हॉस्पिटल, स्कूल, बिजनेस, ये कोई भावना आस्था के मामले नहीं, ये सब ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, न्यायपालिका, ये सब तर्क से चलने वाली संस्थाएं। इनके संबंध में क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो जो संस्थाओं की नैतिकता है, जो बौद्धिक कल्याण की नैतिकता है, जो भौतिक कल्याण की नैतिकता है, जो वैश्विक समस्याओं के समाधान की नैतिकता है, चाहे वो शरणार्थी संकट हो, चाहे पर्यावरणीय संकट हो, ऐसी नैतिकता जो इन बातों पर फोकस करती है। ब्यूरोक्रेसी कैसे चलनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी का कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, पुलिस में क्या रिफॉर्म होने चाहिए, न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए, जजेस की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए। जो नैतिकता इस तरीके से उन बातों पर फोकस करती है जिनका संबंध तर्क से, रीजन से, जिनका संबंध वस्तुनिष्ठता से, उस नैतिकता को हम सार्वजनिक जीवन की नैतिकता। तो ये तर्क की नैतिकता है, ये संस्थाओं की नैतिकता है, ये मानव के भौतिक कल्याण बौद्धिक कल्याण की नैतिकता है, ये वैश्विक समस्याओं के समाधान की नैतिकता है। इस तरह की नैतिकता आप कह सकते हैं कि सार्वजनिक जीवन की नैतिकता है। इसके मूल्य सिद्धांत कौन से,
इसके मूल्य सिद्धांत कौन से हैं? मैं बहुत विस्तार से तो मूल्य सिद्धांत नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो नैतिकता के सिद्धांत है जिनको आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, पॉलिटी में पढ़ते हैं। कि आपके जितने जीएस के बाकी 3 पेपर हैं, चाहे वो इकोनॉमी का हो, चाहे आईआर का हो, चाहे पॉलिटी का हो, गवर्नेंस का हो, सोशल जस्टिस का हो, वो सब सार्वजनिक जीवन की नैतिकता है। गवर्नेंस कोई भावना आस्था का मामला नहीं, सोशल जस्टिस कोई भावना आस्था का मामला नहीं, इकोनॉमी आईआर कोई भावना आस्था का मामला नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी कोई भावना आस्था का मामला नहीं। तो सारी पढ़ाई जो आप करते हैं बेसिकली कौन सी सार्वजनिक जीवन की पढ़ाई। तो वहाँ आप इन सिद्धांतों से परिचित भी होते हैं, जिन सिद्धांतों का हम जिक्र करने जाएंगे। इससे मैं इस पर बहुत ज्यादा विस्तार से बात नहीं करूंगा, जितनी विस्तार से मैंने बहुसंस्कृतिवाद पर बात की। बहुसंस्कृतिवाद निजी जीवन की नैतिकता का मामला था ज्यादा, अल्पसंख्यक संस्कृतियों के संरक्षण का मामला था, पर्सनल लॉ का मामला, तो उस पर आपने कम पढ़ा था, इसकी बात ज्यादा की। इसके सिद्धांत कौन से? उदारवाद, पंथ निरपेक्षतावाद, लोकतंत्र, ये इसके सबसे प्रमुख सिद्धांत जो सार्वजनिक जीवन के संबंध में तय करते हैं क्या होना चाहिए। उदारवाद को लिबरलिज्म कहते हैं, पंथ निरपेक्षतावाद को सेकुलरिज्म कहते हैं, लोकतंत्र को डेमोक्रेसी कहते हैं। ये 3 बड़े सिद्धांत, सिद्धांत से दर्जनों, हम 3 की बात कर रहे हैं, उदारवाद, पंथ निरपेक्षतावाद और लोकतंत्र। इनका संक्षिप्त मायने बताता हूं। निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये इसके प्रमुख मूल्य हैं। इसमें बहुत सारे मूल्य, ये प्रमुख मूल्य। इसमें निष्पक्षता रखते हैं, वस्तुनिष्ठता रखते हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय की बात करते हैं। न्याय में सामाजिक आर्थिक न्याय भी होगा, बाकी न्याय भी होगा। ये इसके कुछ मूल्य। सिद्धांत पर थोड़ी बातचीत शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे इसके सिद्धांत क्या है, फिर जाएंगे हम इसकी दुविधाएं क्या हैं। और यहाँ हम 2 तरह की दुविधाएं देखेंगे, सार्वजनिक जीवन की नैतिकता पढ़ेगा। एक जहाँ आस्था और तर्क टकरा रहे हैं, और दूसरी जगह जहाँ तर्क और तर्क टकरा रहे हैं। निजी जीवन की नैतिकता जब तक हमने पढ़ी तो हमने आस्था और आस्था का टकराव करवाया। हिंदू मुसलमान की फेथ में टकराव होना, उनकी संस्कृति में टकराव होना, संस्कृति बनाम संस्कृति का टकराव। ठीक है, और बात क्या है, लिबरलिज्म कहते हैं अंग्रेजी इसको। एक विचारधारा है लिबरलिज्म, जो कहती है कि स्वतंत्रता दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य। सार्वजनिक जीवन के तमाम बातों में स्वतंत्रता के मूल्य। इसी स्वतंत्रता से प्रेस की आजादी, इसी स्वतंत्रता से आलोचना की संस्कृति, इसी स्वतंत्रता से चुनने का अधिकार, इन सब बातों को सार्वजनिक जीवन में ये चिट ठहराते हैं। इसी से लिबरल वैल्यूज निकलती है सारी। अक्सर आप सुनते होंगे कि ये लिबरल है, ये बात भी ठीक है, ये लिबरल वैल्यूज हैं। जितना यूरोप खड़ा है इसी लिबरल वैल्यू पर खड़ा है। तो लिबरलिज्म क्या मानता है? ये मानता है कि स्वतंत्रता के साथ जो चीज संगत होगी वही सार्वजनिक जीवन में होनी चाहिए। और ये क्या कहता है, इसका प्रमुख सिद्धांत है एकांत का अपराध मनुष्य सदैव साथ में पता इंसान सबसे ऊपर। ये कहता है सिद्धांत व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाना आने की आजादी मिलनी चाहिए। कल्चर के नाम पर, धर्म के नाम पर, किसी नाम पर उसे प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ये कहता है स्वतंत्रता सर्वोच्च है। इसी स्वतंत्रता से क्या कहता है, वो सोसाइटी अच्छी जो फ्री सोसाइटी, खुला समाज, स्वतंत्र समाज। वो इकोनॉमी अच्छी जो ओपन इकोनॉमी है, फ्री इकोनॉमी, कहते हैं ना फ्री फेयर मार्केट, बाजारवादी अर्थव्यवस्था कैसी फ्री, उसमें कोई लाइसेंस कोटा परमिट राज नहीं। इसी से क्या निकलता है, फ्री इकोनॉमी, लिबरल इकोनॉमी जिसको कहते हैं आप, जिसमें कोई कोटा परमिट राज नहीं होता, इंस्पेक्टर राज नहीं होता। इंस्पेक्टर राज नहीं चलेगा, राज ढेर सारे इंस्पेक्टर खड़े कर रखे हैं, वो जगह जगह छापा मार रहे हैं। राज ने कोटा तय कर रखा है, कितना सामान बनाओगे, बिना परमिट लिए नहीं बनाओगे, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये सब नहीं, लाल फीता साइड नहीं मानता। कहता है इकोनॉमी को खुला छोड़ो, इकोनॉमी को खेल की तरह चलाओ, जहाँ जैसे खिलाड़ी खेल में अपनी क्षमता के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, सबके लिए नियम एक समान होता है, वैसे ही अर्थव्यवस्था में, बाजार में सभी लोग प्रतिस्पर्धा करके व्यापार व्यवसाय का खेल खेलेंगे। अलग टीचर आएंगे, अपनी क्षमता से कोचिंग पढ़ाएंगे, क्षमता ज्यादा होगी बच्चे को चुन लेंगे। अलग अलग डॉक्टर आएंगे, अपना क्लिनिक खोलेंगे, जो ज्यादा अच्छा इलाज करेगा मरीज उसको चुन लेगा, अपनी फीस लेगा। तो ये आइडिया जो कहता है कि चॉइसेस बढ़ाओ, सरकारी डॉक्टर अकेले नहीं, हमारा मनोज जिस हॉस्पिटल में जाना चाहिए वहां चले, 4 दर्जनों डॉक्टर होने चाहिए, दर्जनों बस चलाने वाले ऑपरेटर होने चाहिए, दर्जनों सिम बेचने वाली कंपनियां होनी चाहिए, एक से ज्यादा, दर्जनों मतलब एक से ज्यादा होनी चाहिए। कोई सामान के लिए मोनोपोली ना, यहीं से खरीदना पड़े। तो ऐसी इकोनॉमी में कोई मोनोपोली नहीं, एकाधिकार नहीं, चॉइसेस हैं, कॉम्पिटिशन है, वो नैतिक है। तो मानता जो चीज भी स्वतंत्रता के साथ असंगत है वो अनैतिक हो जाएगी। चाहे इकोनॉमी, अगर उसको क्लोज इकोनॉमी कर दोगे, राज्य कंट्रोल, स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी बना दोगे, अनैतिक हो जाएगी, राज्य प्रतिबंध लगाने, संस्कृति जिसमें प्रतिबंध लगाते हैं आप इंसान, अनैतिक हो जाएगी।
वो विचारधारा जो कहती है इंसान पर प्रतिबंध मत लगाओ, आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध मत लगाओ, संस्कृति में कल्चर में कोई प्रतिबंध मत लगाओ कि ये पहनना पड़ेगा, इसके बिना नहीं निकल सकती हो, ये काम तुम्हारा नहीं है, ये प्रतिबंधों के खिलाफ है। मानती हर इंसान को दुनिया में बराबर अवसर मिलना चाहिए, सबके लिए नियम एक समान होना चाहिए। तो इसलिए तुम क्या करते सारे मनुष्यों के लिए एक समान नियम, यूनिफॉर्म लॉ, यूनिफॉर्म रूल्स। वहाँ क्या था? पर्सनल लॉ। यहाँ यूनिफॉर्म। यहाँ किस पहचान के आधार पर नियम बनाए? इंसान। वहाँ क्या कहते थे? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध। आपकी कल्चरल पहचान, आपकी मूल पहचान मानी जाती है निजी जीवन। तो क्या हमारे कल्चर के साथ, हमारे धर्म के साथ जुड़ी, हमारे धर्म कल्चर सब अलग है। यहाँ सारे लोग इंसान एक पहचान। इसलिए किस पर फोकस करेगा? विविधता पर नहीं, फोकस करेगा समानता, एकरूपता, एक एक तरह की प्रक्रिया। तो ये विचारधारा लिबरलिज्म है। लिबरलिज्म वो विचारधारा है जो मनुष्यों को सबसे ऊपर है, हर वर्ग को उसके नीचे, मनुष्य ऊपर कुछ नहीं, धर्म राज्य कुछ नहीं, धर्म राज्य संस्कृति ये सब मनुष्यों के लिए, मनुष्य धर्म राज्य संस्कृति के लिए नहीं। इस विचारधारा को उदारवाद है। बाकी उदारवाद के बारे में और विस्तार से पढ़िए। दूसरा है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म देखो, सेकुलर शब्द बना है सेकुलम से। सेकुलम, सेकुलम मतलब होता है इस जिंदगी, इस दुनिया की बात करने वाली विचारधारा। इस मतलब विचारधारा, बात मतलब विचारधारा। जो सेकुलम की बात करे ऐसी विचारधारा। सेकुलम क्या है? सेकुलम है यही जिंदगी, यही दुनिया। तो वो विचारधारा जो कहती है इसी दुनिया की बात है, इसी जिंदगी की बात है। तो ये विचारधारा क्या मानती है? सार्वजनिक जीवन में हम मरने के बाद की जिंदगी की बात नहीं कर सकते, हम परलोक की बात नहीं कर सकते, इसी लोक की बात करें। इसलिए इसका एक अनुवाद होता है जो क्या? इहलौकिकतावाद। इहलौकिकतावाद, दिस वर्ल्डलीनेस। इहलौकिकतावाद मतलब है इसी जिंदगी की बात, इसी दुनिया की बात। अब इहलोक की बात कौन करे? मरने के बाद की जिंदगी को हमने तर्क से जान नहीं सकते, मरने के बाद की जिंदगी पर तो तर्क लगता नहीं है, लेकिन इस जिंदगी में जो दिखाई दे रहा है उस पर तो तर्क लगेगा। इसलिए इहलौकिकता क्या किसके साथ जुड़े? वैज्ञानिकता के साथ। क्या? साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात। तो ये विचारधारा जो कहती है जो साइंटिफिक है वही माने, जो इस जिंदगी के बारे में बात कर रहा है वही माने। तो सार्वजनिक जीवन के संदर्भ में ये विचारधारा क्या कहती है कि किसी भी मरने के बाद की जिंदगी की बात करने वाली किताब से हम कोई कानून नहीं बनाएंगे, उससे कोई नियम नहीं लेंगे, उससे कोई नैतिक सवाल हल नहीं करेंगे। हमारे सामने सवाल आ जाए कि पोलियो ड्रॉप पिलानी चाहिए कि नहीं पिलानी चाहिए, मान लीजिए कोई धर्म कहते कि नहीं पिलानी चाहिए, लेकिन पोलियो ड्रॉप तो इस दुनिया में मौजूद पोलियो वायरस की समस्या को हल करने के लिए है, इसका संबंध तार्किकता से है, वैज्ञानिकता से है, इस जिंदगी की बात है। तो इस संदर्भ में हम धर्म की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि धर्म तो मरने के बाद की जिंदगी का मामला है, नहीं माने। मामला आ जाए चेचक का, स्मॉल पॉक्स का, उसका टीका लगवाए कि ना लगवाए, उसको माता माने देवी माने, क्या कहेंगे? नहीं, टीका लगवा, टीका लगवा। तो चेचक इसी दुनिया की बीमारी है, इसका संबंध मरने के बाद की दुनिया का नहीं। चेचक का संबंध किसी वैज्ञानिक कारण से है, स्मॉल पॉक्स का संबंध किसी वैज्ञानिक कारण से, इसमें आप धर्म की किताब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई भी मामला जो तार्किकता के डोमेन में, तो इस जिंदगी के मामले में इसमें धर्म का कोई रोल नहीं। इसलिए कई बार पंथ निरपेक्षता को धर्म निरपेक्षता, उनका रिलीजन वाला सेंस है कि कानून बनाने में, विधियां बनाने में क्या सही क्या गलत है इसको तय करने में धर्म की कोई भूमिका नहीं। राज्य इसको इस्तेमाल करता है तो क्या इसका मायने नहीं करता है? राज्य और लोक वाले धर्म से अपने आप को क्या करेगा? सेपरेट। धर्म और राज्य काल का ज्यादा पॉपुलर मायने पंथ निरपेक्षता का ही, क्योंकि धर्म का संबंध परलोक से है, इहलोक से नहीं। धर्म वैज्ञानिकता पर टिका हुआ नहीं। इसलिए विचारधारा कहती है जहां जहां सार्वजनिक जीवन आएगा, जहां इहलोक आएगा, वहां धर्म का कोई रोल नहीं, पंथ निरपेक्षता। तीसरा है तीसरा है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के कई मायने, आप ज्यादा पॉपुलर मायने जो जानते हैं, लोकतंत्र का मतलब है चुनी हुई सरकार। वो लोकतंत्र का संस्थागत मायने, संसद, चुनाव, सरकार, जनता के द्वारा सरकार बनाना, ये सब लोकतंत्र का संस्थागत और सबसे संकीर्ण मायने। लोकतंत्र के कई और मायने, जैसे लोकतंत्र एक मायने है लोकतंत्र एक संस्कृति, लोकतंत्र एक मायने लोकतंत्र एक मूल्य प्रणाली, लोकतंत्र एक मायने लोकतंत्र जीवन पद्धति। लोकतंत्र कई मायने, लोकतंत्र सरकार बनाने का तरीका है, लोकतंत्र जीवन पद्धति है, लोकतंत्र एक संस्कृति है, लोकतंत्र एक मूल्य प्रणाली। मूल्य के स्तर पर बात करते हैं तो हम कहते हैं लोकतंत्र मत भिन्नता, विरोध करने, अलग अलग मतों के सह अस्तित्व, समानता, स्वतंत्रता, न्याय जैसे मूल्यों को स्वीकार करने वाली प्रणाली है। ऐसे मूल्य जिसमें होंगे वो लोकतंत्र, जिस देश में सब लोग समान होंगे, सभी को बराबर आजादी मिलेगी, सभी के साथ सामाजिक न्याय होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, अपनी अपनी बात कहने की छूट होगी, वो लोकतंत्र। भले वहां चुनाव होता हो ना हो, चुनाव नहीं करवाओगे मतलब वो संस्थागत लोकतंत्र नहीं, पार्लियामेंट नहीं है, चुनाव नहीं, सरकार नहीं, लेकिन बाकी मामलों में सब समान। जैसे भारत में कहते हैं कि लिच्छवी गणराज्य था, सारे मामले ऐसे हल होते थे, तो एक तरह का लोकतांत्रिक था। लेकिन आज बहुत सारे देश ऐसे जहाँ चुनाव होता है, जैसे पुतिन के राज्य में, रूस में चुनाव होता है,
ये सब समान नहीं, सबको आज़ादी नहीं बोली। तो लोकतांत्रिक मूल्य नहीं रूस, अरे लोकतांत्रिक चुनाव होता। लोकतंत्र का मूल्य से एक से दूसरा संबंध है लोकतंत्र संस्कृति से। कहते हैं लोकतंत्र चर्चा की संस्कृति। जिस समाज में, जिस राज्य में हर बात बातचीत से सुलझाई जाए, कल्चर डिस्कोर्स हो, शास्त्रार्थ होता हो, पक्ष विपक्ष चर्चा करते हो, मीडिया चर्चा करता हो, हर बात चर्चा से कहें, उसको कल्चर डेमोक्रेसी कहते हैं, कल्चर डिस्कोर्स है। इतिहास में लोकतंत्र की संस्कृति है, जहाँ चर्चा होती है। तीसरा लोकतंत्र का मायने होता है जीवन पद्धति। जीवन पद्धति मतलब है जहाँ हम लोगों को जीते हैं, बच्चों को निर्णय में शामिल करते हैं, सबकी सहभागिता निर्णय, बच्चों को निर्णय में शामिल करते हैं, औरतों को शामिल करते हैं, किसी पर कोई बात थोपते नहीं है, घर में भी चर्चा से सारे निर्णय लेते हैं, बाहर भी चर्चा से सारे निर्णय लेते हैं। ऐसा होने लगे तो लोकतंत्र की जीवन पद्धति। और एक लोकतंत्र है उत्तरदायी सरकार, जहाँ जनता सरकार चुनती है और 4 साल 5 साल में फिर से उसको टेस्ट करती है कि आप उत्तरदायित्व के आधार पर आपने काम किया कि नहीं किया। ठीक काम नहीं किया तो जनता सरकार बदल देती है। तो ये लोकतंत्र के कई मायने हैं। इथिक्स में हमारे लिए लोकतंत्र में चर्चा की संस्कृति वाला, मतों के अलग-अलग मतों के सहअस्तित्व वाला, निर्णय में सबकी सहभागिता वाला ये मामला इसमें हम कह देंगे कि लोकतंत्र वो प्रणाली है जिसमें क्या कहेंगे, समानता, न्याय, मतभिन्नता, चर्चा की संस्कृति, सभी की निर्णयन तथा संस्थाओं में सहभागिता ये होनी चाहिए। तो जब हम सार्वजनिक जीवन का कोई मामला सुलझाएंगे तो देखेंगे क्या उस मामले में मर्द और औरत दोनों सहभागी हो रहे हैं। अगर नहीं होंगे तो हम कहेंगे बात अनैतिक है। देखेंगे क्या उस मामले में चर्चा से निर्णय लिया जा रहा है, चर्चा से निर्णय नहीं लिया जाएगा, एक आदमी को निर्णय ले रहा होगा, तो कहेंगे अनैतिक है। तो सार्वजनिक जीवन के सिद्धांतों में हर निर्णय चर्चा से होना चाहिए। निर्णयों में मतभिन्नता को स्वीकार करना पड़ेगा, समानता के नियम का पालन करना पड़ेगा, सभी के निर्णय और संस्थाओं में सहभागिता बनानी पड़ेगी। दूसरा इहलौकिकता पर बात करनी पड़ेगी, वैज्ञानिक मनोवृत्ति के साथ बात करनी पड़ेगी। तीसरा आजादी देनी पड़ेगी, सबको मनुष्य को साध्य मानना पड़ेगा। ये 3 बड़े सिद्धांत जिनको क्रमशः लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता और उदारवाद के नाम से जाना। ऐसे ही मूल्य भी आपने देखे। मूल्य में आपने देखा निष्पक्षता है, तो क्या कहते हैं, लिंग, जाति, जन्म स्थान, अनुभव, किसी के आधार पर भेदभाव निष्पक्षता। वहां कहते नहीं अल्पसंख्यक को ज्यादा अधिकार, निजी जिंदगी का कोई मामला है तो अल्पसंख्यक को ज्यादा अधिकार, उनको पर्सनल लॉ क्या नहीं। सार्वजनिक जीवन के किसी मामले में कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं रह जाए, सबके लिए नियम निष्पक्षता। पहचान का कोई महत्व, निष्पक्षता मतलब है पहचान का भेदभाव, बस निष्पक्षता मतलब है सभी के लिए समान समानता न्याय जान। तो ये सार्वजनिक जीवन की नैतिकता के बारे में लागू होने वाले। अब जरा आओ सार्वजनिक जीवन में ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारा है, प्रियम्बल उसका है, जितने तुम्हारे कानून है, विधि के शासन की अवधारणा है, फंडामेंटल राइट है, ये सब सार्वजनिक जीवन की नैतिकता है। जितना तुम पुलिस रिफॉर्म्स पढ़ोगे, न्यायपालिका में रिफॉर्म्स पढ़ोगे, चुनाव सुधार पढ़ोगे, सब सार्वजनिक जीवन की। इसलिए मैंने इस पर ज्यादा नहीं पढ़ा क्योंकि तुम ऑलरेडी डिस्कस करते रहते हैं अलग। अब सवाल आता है कि इसमें दुविधाएं क्या हैं। दुविधाएं क्या और उनका हल। दुविधाएं क्या उनका हल। इसमें 2 तरह की दुविधाएं आई। एक जहां झगड़ा इस बात का है कि उस मामले को निजी माने या सार्वजनिक, जैसे पर्सनल लॉ बनाम यूसीसी, निजी माने के साथ। तो एक झगड़ा किसका है, आस्था बनाम तर्क। इसमें ये डिसाइड नहीं हो पाएगा उस मामले को रखेगा। इसे बहुत बड़ी आसानी से हमने गाय वाले मामले में देख लिया था, क्योंकि खाना पीना वाला मामला था गाय का। खाना पीना तो आस्था का ही मामला है, संस्कृति का मामला है। खाने पीने में तर्क तो लगाते नहीं, इसलिए उसको हमने क्या किया, आस्था का मामला मान लिया। तो मुसलमान भी ये कह रहे थे खाना पीना हमारा हक है, हमारी संस्कृति में अलाउड है। हिंदू कह रहे थे हमारे लिए पवित्र पशु, पवित्र पशु ये भी आस्था का मामला, खाना पीना होना चाहिए हमको, ये भी सांस्कृतिक आस्था भावना का मामला। तो वो बड़ा आसान है। लेकिन यहाँ हम कई बार पाएंगे दुविधा होगी, इसमें आस्था तक टकरा रही, जैसे ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक को कुछ मुसलमान और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहेगा कि हमारा निजी मामला, तो तलाक विवाह निजी मामला। लेकिन राज्य कहेगा कि उदारवादी सेकुलर मामला, तो तलाक का संबंध लौकिक जीवन से। विवाह किए, आप कैसे रहेंगे, विवाह करने में किसका प्रयोग करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तलाक के मामले में कहेंगे कि जहाँ समानता, न्याय, स्वतंत्रता का मामला आ जाए, ये लौकिक मामला ज्यादा। आप कहेंगे विवाह भी लौकिक मामला, यहाँ ठीक है। लेकिन कई बार लोग कहते हैं विवाह तो 7 जन्म का बंधन, जोड़ी तो ऊपर बनाई जाती है, तो ठीक है आप जोड़ी ऊपर बनाना मानते चलिए, वो सब चल जाए। लेकिन आप किसी को तलाक देंगे, तो तलाक देने में जो बातें आप वायलेट कर रहे हैं, वो बातें समानता की बात, तो उसको कहेंगे इसलिए भगवान ने जोड़ी बनाई, रब ने जोड़ी बना दी, चलिए आपका विवाह हो गया, आपने जैसे मन था वैसे कर लिया, बोल के किया, आई डू बोल के किया, सिंदूर लगा के किया, जैसे किया, वो आपका निजी मामला। लेकिन तलाक एक ऐसे समाज में जहाँ पे कर सकता है, वहाँ तलाक जब आप किसी को दे रहे हैं, तो ये मामला क्या निजी माना जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग कहेंगे हाँ इसको निजी माना। मुस्लिम स्त्री को तलाक कैसे दिया जाएगा, ये एक सांस्कृतिक मामला है, धार्मिक मामला। लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं, धार्मिक सांस्कृतिक मामला नहीं, ये पितृसत्तात्मक मामला है, पितृसत्ता की कुरीति का मामला, जो औरतों के अधिकार छीनता है, उनकी आजादी छीनता है, वो साधन बना देता है, साधन औरतों के भौतिक कल्याण को रोकता है, उनकी मटेरियल कंडीशन को खराब करता है, उनको शोषण की तरफ धकेल देता है। इसलिए मामला अधिकारों का,
मामला समानता का, न्याय का, समानता न्याय अधिकार का मामला आएगा, कहाँ जाए? सार्वजनिक जीवन। उसको कहते हैं सार्वजनिक जीवन। सार्वजनिक जीवन में आते क्या हो जाए? तलाक का नियम धर्म नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा? राज्य। तो सार्वजनिक होते ही कहाँ आ गया? वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ नियम बनाने का अधिकार किसको? धर्म को नहीं, संस्कृति को नहीं, सेकुलर स्टेट को, सेकुलर पार्लियामेंट को। तो जैसे एक दुविधा इसमें कौन सी? इसमें यही नहीं तय हो पाएगा कि शादी के बाद मर्द या पति भी अपनी औरत का रेप कर सकता है क्या? उसको कहेंगे निजी मामला है, मर्द औरत के बीच का संबंध नहीं, संबंध कहेंगे नहीं। अगर औरत के साथ यौन हिंसा की उसकी पत्नी ने भी, तो निजी मामला नहीं है, क्योंकि उसकी गरिमा को वायलेट कर रहा है, उसके अधिकार को वायलेट कर रहा है, उसके शरीर को वायलेट कर रहा है, ये तार्किक मामला है। कुछ कहेंगे मैरिटल रेप पर राज्य कानून, कुछ कहेंगे नहीं, ये मामला निजी जीवन के लिए छोड़ दिया जाए, मर्द औरत कैसे रहते हैं यौन संबंध में, ये खुद तय करें। तो ये जो मामला है ऐसा, इसमें एक तरफ क्या है? एक तरफ आस्था हो सकती है, भावना हो सकती है, संस्कृति हो सकती है, निजी मान्यताएं हो सकती हैं, निजी संबंध हो सकते हैं। दूसरी तरफ बनाम, तर्क, अधिकार, समानता, कानून, मानवीय गरिमा, इन दोनों में टकरार, आस्था बनाम तर्क की टकरार, भावना बनाम बौद्धिकता की टकरार, सामुदायिक सांस्कृतिक अधिकार बनाम व्यक्तिगत अधिकार की टकरार। कौन सा अधिकार? सामुदायिक अधिकार कौन सा? व्यक्तिगत। मुसलमान कहें कि वो औरत पहले मुसलमान है, इधर वाले लोग कहें नहीं, पहले राज्य की नागरिक। राज्य की नागरिक मानेंगे तो व्यक्ति बन जाएगी, व्यक्ति वाला तर्क लगेगा, व्यक्ति वाली नैतिकता लगेगी, व्यक्ति वाली नैतिकता लगेगी तो आप उदारवाद में चलेंगे, क्योंकि व्यक्ति तो हिंदू भी है, व्यक्ति मुसलमान भी है, व्यक्ति के तौर पर सब समान है। और समानता वाला क्षेत्र कौन सा? सार्वजनिक जीवन का क्षेत्र, वो नैतिकता लगेगी। लेकिन अगर आप मान लेंगे कि वो मुसलमान पहले, तो कौन सा नैतिकता लगेगी? सामुदायिक। तो निजी कानून बनाम पर्सनल लॉ बनाम यूसीसी, इस तरह के टकराव जिसमें एक तरफ आस्था है, दूसरी तरफ तर्क है, एक तरह की दुविधा है। इसको मान लो कहते हैं दुविधा ए। दुविधा बी कौन सी? दुविधा बी है इसमें तर्क बनाम तर्क। जैसे आपको बताया था विकास का गुजरात मॉडल बना विकास का केरल मॉडल। केरल मॉडल चुने या गुजरात मॉडल चुने, इन दोनों में जो टकराव है वो दुविधा आस्था तर्क बनाम तर्क। इसमें हिंदू मुसलमान वाला कोई मामला नहीं। तो कुछ दुविधाएं कैसी जिनमें दो तर्क टकरा रहे हैं, कुछ दुविधाएं ऐसी जिनमें आस्था तर्क टकरा रहे हैं। जिनमें तर्क टकराएंगे उनमें तो आपको पता है सार्वजनिक जीवन की नैतिकता लगाएं, फिर हम कांत लगाते हैं, हम रॉल्स लगाते हैं, सब सार्वजनिक जीवन की नैतिकता है। उनको लगा किसी को हल कर सकते हो आप, उपयोगितावाद लगा दें, कोई तार्किक आधार लगा के हल करते हैं। लेकिन एक दुविधा वो है इसमें आस्था तक टकरा, इसमें सबसे मुश्किल क्या हो, कैसे पता करें उस पर आस्था वाली नैतिकता प्रभावी होगी या तर्क वाली, किसको वरीयता दें? आस्था वाली नैतिकता को वरीयता देंगे तो बहुसंस्कृतिवाद, सापेक्षतावाद, आत्मनिष्ठता, वो सारे जो आपने पढ़े थे मूल्य जो निजी जीवन के हैं वो सब आ जाएंगे, उनकी आधार पर क्रम चलेंगे, जैसे गाय वाले मामले में किया। और अगर हम मानेंगे कि नहीं उस मामले में तर्क ज्यादा प्रभावी तो फिर उदारवाद, पंथ निरपेक्षतावाद, निष्पक्षता, ये सब मामले ज्यादा, समानता अधिकार, ये सब मामले ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सबको डिसाइड करना पड़ेगा। एक पक्ष कह रहा है कि इसको आस्था का मामला, एक पक्ष कह रहा है इसको तर्क का मामला, हम किसका मामला कैसे पता किसका मामला? एक दुविधा ये है, इसको एक कहा। दूसरी दुविधा वो है जिसमें हम मान लेंगे कि है तो मामला तर्क का ही, तर्क बनाम तर्क का है, दोनों बातें तार्किक लग रही है, तब कैसे हल करें? ये दो दुविधा इसमें हम हल करें। तो इस वाली दुविधा को कैसे हल करते हैं इसके लिए तो बहुत सारा आइडिया पड़ चुके हैं। रॉल्स, कांत, गांधी, उपयोगितावाद, स्वार्थवाद, सुखवाद, तर्क बनाम तर्क वाली दुविधा को आपने हल करने के बाद उसमें कोई निजी मामला नहीं, उसमें आप भ्रष्टाचार के मामले देख रहे थे, अगर कहीं डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है कोई बांध बनाने पर, बांध बनाने में कुछ लोग विस्थापित होंगे, राज्य लेकिन उससे विकास कर पाएगा, दोनों बातें तार्किक है। विस्थापित लोगों की बात भी हमको विस्थापित मत करो, उनकी बात भी तार्किक है, और विकास होना चाहिए उसके लिए विस्थापन जरूरी भी बात तार्किक। हमको ढूंढना पड़ता था किसकी बात में। आप जब किसी आईएएस का इंटरव्यू देने वाले उदाहरण में अपने आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और उसमें कोई आदमी घायल हो, उसकी जान बचाना भी तार्किक बात और इंटरव्यू देने जाना भी तार्किक, कौन सा टकराव? तर्क बनाम तर्क। इंटरव्यू देना चाहिए भी तार्किक बात, जान बचानी चाहिए भी तार्किक बात, उसमें कहीं आस्था नहीं था, तर्क बनाम तर्क। एक दवा आई, कंपनी आई क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए, भारत क्लिनिकल ट्रायल उदाहरण दिया था, कनाडा में दवा बना के आई क्लिनिकल ट्रायल करना चाहती है, कहती बिना क्लिनिकल ट्रायल के तो दवा फाइनल स्टेज में जाएगी नहीं, प्रोडक्शन शुरू नहीं होगा। और क्लिनिकल ट्रायल उसने कॉम्पनसेशन का पैकेज रखा था, जो लोग क्लिनिकल ट्रायल करवाएंगे कोई कॉम्पनसेशन दे, उसमें भी दो बातें थी, उसमें कोई आस्था संस्कृति का मामला नहीं था, दोनों तर्क। क्लिनिकल ट्रायल नहीं होने देंगे दवा नहीं बनेगी, क्लिनिकल ट्रायल होने दे रहे हैं तो गरीब लोगों के ऊपर हो रहा है, तर्क बनाम तर्क। जहां तर्क बनाम तर्क का मामला आएगा वो एक तरह की दुविधा है। दूसरे जैसे सबरीमाला मंदिर में स्त्रियों को जाने देंगे, स्त्रियां कहेंगे तर्क का मामला है, वो जाने दें, पुजारी कहेंगे आस्था का मामला, स्त्रियां कहेंगे समानता का मामला, हमको व्यक्ति मानो, जैसे पुरुष व्यक्ति वैसे हम भी व्यक्ति, हम मंदिर में जा सकते, पुजारी कहेंगे नहीं, धर्म के भीतर आप व्यक्ति नहीं, आप स्त्री, और स्त्रियों के लिए अलग नहीं है, आस्था का मामला, मंदिर में प्रवेश का मामला, ट्रिपल तलाक का मामला, इसमें बहस किस बात? एक कह रहा है कि इसको धर्म से हल करो, पुजारी की बात मानो, सबरीमाला मंदिर की पुजारी की बात मानो, औरतें नहीं जाएंगी, और एक वर्ग कह रहा है उदारवाद की बात मानो, हर आदमी को हर जगह जाने की आजादी हो, स्त्रियों को जाने दो। एक तरफ उदारवाद है, समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय है, तर्क है, दूसरी तरफ मंदिर का अपना आस्था का मामला, इसमें आस्था को वरीयता दे। समलैंगिक लोगों को विवाह की आजादी देनी चाहिए, कुछ लोग कहेंगे हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, समलैंगिक लोग विवाह करेंगे तो माँ बाप कौन बनेंगे,
दोनों एक ही लिंग के होंगे, माँ कौन होगी, बाप कौन होगा, विवाह की नैतिकता नष्ट हो जाएगी। विवाह सांस्कृतिक मामला, कुछ लोग कहते हैं ये संस्कृति का मामला है, भारतीय संस्कृति पर इसका दुष्परिणाम पड़ेगा, इसलिए ठीक नहीं, इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। और कुछ लोग कहेंगे नहीं, दो समलैंगिक लोग शादी करेंगे, ये उनके अधिकार का मामला, समानता का मामला, जैसे समलैंगिक लोग अपना जीवन पार्टनर चुनते हैं, वैसे समलैंगिक लोग भी अपना चुन रहे हैं, उसमें संस्कृति का, राज्य का, धर्म का कोई रोल नहीं, चुनने की आजादी। तो ये जो सारे मामले हैं, इस तरह के मामलों को हम आस्था बनाम तर्क का मामला, जैसे पहले वाले मामले में मैंने गाय का एग्जाम्पल लिया था, वैसे इस वाले मामले में ट्रिपल तलाक का एग्जाम्पल। और ये पढ़ाई करेंगे हम, इस पढ़ाई के बाद हम ये भी देखेंगे यूसीसी और पर्सनल लॉ में क्या, उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो यूसीसी पर्सनल लॉ में क्या सही है, उसको भी सॉल्व करेंगे। ट्रिपल तलाक विवाद, बुर्का हिजाब विवाद, सबरीमाला विवाद, समलैंगिकता से जुड़ा विवाद, ये कुछ उदाहरण हैं, इसमें क्या हो रहा है। में एक तरफ आस्था संस्कृति है, तो दूसरी तरफ तर्क और अधिकार, कई बार अधिकार बना मत। तो ये जो मसले हैं, इनमें से मैं ट्रिपल तलाक वाला मामला आपको समझाने के लिए ले रहा हूं, फिर मैं दिखाऊंगा कैसे यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन की स्टडीज पूछी, उनका विजय करना पड़ेगा, ठीक है। आइए, एक पक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है, कुछ मुस्लिम पुरुषों का है, तो कह रहे देखो ट्रिपल तलाक हमारे धर्म संस्कृति का मामला, और चूंकि धर्म संस्कृति का मामला इसलिए हमारा निजी मामला, इसको मुसलमान तय करेंगे कि ट्रिपल तलाक रहना है नहीं रहना है, क्या सुधार करने हैं, इस मामले में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, राज्य इस पर कानून नहीं बना सकता। क्या करेंगे कि प्राइमरली ये धार्मिक मसला है, और चूंकि धर्म का मामला निजी मामला होता है, इसलिए राज्य इससे दूरी बनाते हैं। दूसरा पक्ष कौन सा, सिविल सोसाइटी की जगह स्त्रीवादियों को लिख दो। दूसरा पक्ष कुछ मुस्लिम स्त्रियों, राज तथा स्त्रीवादियों का, इनका दावा है कि ये मामला स्त्री अधिकार का है, ये मामला धर्म का नहीं, ये मामला स्त्रियों के अधिकार का है, ये मामला पितृ सत्ता की बुराई का है, यह समानता, स्वतंत्रता, न्याय का मुद्दा, इस पर राज्य हस्तक्षेप करे, कानून बनाए, दोनों बात सही है। राज्य अगर इस पर हस्तक्षेप करेगा, कानून बनाएगा, तो यूसीसी जैसा मामला होता है कि राज्य सबके लिए तलाक का नियम बनाए। और अगर राज्य इस बात को मान ले कि हाँ ये मुसलमानों का मानना है, मुसलमानों का मामला है, मुसलमानों के धर्म में कोई बुराई हो सकती है, तो उसको खुद दुरुस्त करेगी, तो फिर इसका तो पर्सनल लॉ को मान लेंगे। एक तरीके से इधर पर्सनल लॉ के समर्थक हैं, दूसरी तरफ इधर राज्य के हस्तक्षेप के समर्थक हैं। ये वाला पक्ष किस पर है, सार्वजनिक जीवन का, ये लोग मानते हैं या निजी जीवन का,
क्या कहा था? एक दुविधा वो आएगी जिसमें आपको डिसाइड करना होगा कि तर्क और आस्था टकराएंगे, तो आप तर्क वाली बात को मानेंगे कि आस्था वाली बात। अभी दुविधा तुमने समझ, अब इसको हल करने का तरीका क्या, कैसे हल करें, ऐसे दुविधा को कैसे हल करें? ऐसी दुविधाओं को हल करने का तरीका क्या, कैसे हल करें इसे? 4-5 आधार में बताऊं जिनसे आप ऐसी दुविधा को हल कर सकते हैं। पहले मैं लिख रहा हूं और उसके बाद फिर उनको समझाऊंगा कैसे उस दुविधा को हल करें। वो फार्मूला आप लगाएंगे, उस फार्मूले से पता चल जाएगा कि किसकी बात सही, जिसकी बात सही होगी। अगर पहले वाली बात सही होगी निजी वालों की, इसका मतलब उस नैतिकता से बात हल। सामने वालों की बात सही होगी उस नैतिकता से हल, इसकी बात सही होगी उसकी बात आप मान लें, इसका तो उसी जीवन का मुद्दा था। एक है संगतता का आधार, तर्क के आधार पर। दूसरा है कानून क्रम। तीसरा है संकेंद्रीय वृत्ति के अवसर। चौथा है पांचवा है कांत के लिए। कांत रॉस तो आपने पढ़ रखा है, तो अगर मैं ऊपर वाले 1-2 आधार आपको सिखा दूं, देखिए 5 है, 1-2 बता देता हूँ। ये आधार अगर आपने सीख लिया तो इसका मतलब इन दुविधाओं को आप इससे हल करें। तो सबसे पहले हम कौन सा देखें? सबसे पहले हम देखते हैं संगतता। संगतता, ठीक है। संगतता का आधार कैसे अप्लाई करेंगे इसको समझेंगे, और इससे ये दुविधा कैसे हल होगी, ट्रिपल तलाक वाली दुविधा को भी हल करेंगे। अब जब भी कोई मामला आएगा तो उसमें देखेंगे संगत कौन, कंसिस्टेंट कौन। पहले वाली बात पर भी अप्लाई करेंगे, दूसरी वाली बात पर भी। जो संगत हो उसी की बात सही, इसका तो उसी जीवन का मुद्दा है, वही नैतिकता उस पर लगनी चाहिए। जैसे आपने हिंदू मुसलमान वाले में निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन की नैतिकता के मूल्य लिख के टेस्ट किया था, तो हिंदू की बात सही निकली, वहां तो क्लियरली पता चल गया था कि हिंदू कह रहे थे कि हमारा गाय के प्रति आस्था है, पवित्र पशु है, तो समझ गए थे पवित्र पशु है तो आस्था का मामला। मुसलमान भी कहते हैं हमारे खाने पीने का मामला है, खाने पीने को भी आप सांस्कृतिक मामला, तो बेसिकली दोनों सांस्कृतिक मामले। इसलिए आपको बड़ा क्लियरिटी थी इस पर निजी जीवन की नैतिकता लगी, निजी जीवन की नैतिकता लगा के आप उस मामले को सॉल्व करते। यहाँ क्लैरिटी नहीं, यहाँ हमको देखना पड़ेगा एक बार हमको क्या करना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आइडिया लेना। जब वो कह रहे हैं कि उनका निजी मामला है, तो किस आधार पर निजी कानून चाहते हैं, उसका आधार क्या है, और क्या वो जो ये दावा कर रहे हैं कि स्त्रियों को इस तरीके से ट्रिपल तलाक के कानून के भीतर रखना चाहिए, क्या उनकी नैतिकता के आधार के साथ, जिस आधार पर उनकी नैतिकता निजी निजी कानून की है उस आधार के साथ संगत है? अगर संगत होगा तो कह देंगे बात मान लीजिए, संगत नहीं होगा तो बात नहीं मानी। तो अप्लाई करने पर थोड़ी क्लैरिटी आपको बनेगी। चलिए जरा इसको अप्लाई करके देखते हैं। संगतता का ये तर्क लगेगा कैसे, इसको जरा समझते हैं। देखिए, मान लीजिए एक बार हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मामला हमारा सांस्कृतिक मामला है, इसमें राज्य और सरकार हस्तक्षेप ना करे। क्या कहना है? ये मामला निजी मामला है, अतः इस पर मुस्लिम समुदाय के निजी कानून लागू। ठीक है, तो अब ये देखना है कि मुसलमानों के निजी कानून लागू करने की जो बात मुस्लिम उलेमा कह रहे हैं, ये निजी कानून मिला कैसे? तो क्या देखेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को निजी कानून मिला कैसे, उसके नैतिक आधार क्या है, और फिर उसको मैच कर लेंगे जो औरतों के ट्रिपल तलाक के लिए वो बात कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक के संदर्भ में इस मामले को निजी मानो, उसके साथ मैच करेंगे कि क्या उनको मिले निजी कानून का नैतिक आधार और मुसलमान औरतों के बारे में ट्रिपल तलाक के नैतिक आधार, इन दोनों के मूल्य संगत हैं। अगर संगत होंगे तो हम कह देंगे मुसलमानों की बात इस मामले में सही है। जैसे आपने गाय खाने का मामला देखा था कि गाय खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, एक हिंदुओं का पक्ष है कि गाय नहीं खाना चाहिए, मुसलमानों का कहना है कि हमारा कल्चरल राइट है, वहां आपने उसको निजी जीवन की नैतिकता से सुलझाया था। यहाँ हम सार्वजनिक जीवन की नैतिकता इस पर इस्तेमाल करें कि ना करें तो एक अलग मसला है। हम ये देखना चाहते हैं कि जो मुसलमान कह रहे हैं वही बात सही है या नहीं। चलिए जरा देखते हैं। तो जरा देखिए कि ये कह रहे हैं इसको निजी कानून का मामला, तो हम देखेंगे निजी कानून का नैतिक आधार क्या है, इसके पक्ष के मूल्य क्या है, क्या आधार है, इसके पक्ष के मूल्य क्या है। ठीक, देखिए और फिर क्या देखेंगे, इधर देखेंगे क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निजी कानूनों के मूल्य ट्रिपल तलाक
का समर्थन करने के संदर्भ में संगत है? क्या इनके मूल्य ट्रिपल तलाक के साथ संगत है? तो जरा देखिए, अब जरा ट्रिपल तलाक के मूल्य तो बाद में निकालिएगा, संगतता का टेस्ट है ये। ऑन द बेसिस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी वी आर टेस्टिंग whether the basis of values on which Muslim Personal Law Board got this personal laws is consistent with this demand to retain ट्रिपल तलाक। इसके साथ क्या ये कंसिस्टेंट है? आओ इधर लिखो, निजी कानून के नैतिक आधार। निजी कानून के नैतिक आधार क्यों मिला मुसलमानों को? निजी कानून क्यों मिला? आपने देखा था इसके आधार थे क्या? समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बहुसंख्यकों के सांस्कृतिक प्रभुत्व से मुक्ति, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी पर हावी ना हो जाए, इसीलिए मिला था ना। सभी नागरिकों का अधिकार बराबर है, कोई दोयम दर्जे का नागरिक ना बने। ऐसा ना हो कि हिंदू प्राथमिक दर्जे के नागरिक हो जाए, मुसलमान दोयम दर्जे के नागरिक हो जाए। तो आपने समानता बनाए रखने के लिए किस क्षेत्र में कहा था? सांस्कृतिक संदर्भ, कोई श्रेणी क्रम नहीं होना चाहिए, क्या था? इसलिए मिला था ट्रिपल तलाक निजी कानून कि मुसलमान एक नीचे की श्रेणी पर ना चला जाए। हिंदू जब सारे कानून बनाएंगे तो हिंदुओं के बनाए कानूनों में मुसलमान नीचे की श्रेणी में चले जाएंगे, इसलिए मुसलमान अपना कानून खुद बनाए। यह आपने इसलिए दिया था। क्या माना था? कल्चरल मामलों में हिंदुओं की संख्या ज्यादा होने पर भी हिंदुओं के सांस्कृतिक अधिकार मुसलमानों से ज्यादा ना हो जाए, संख्या के आधार पर अधिकार कम ज्यादा ना हो। तो समानता के आधार पर, स्वतंत्रता के आधार पर, न्याय के आधार पर, बहुसंख्यकों के सांस्कृतिक प्रभुत्व से बचाने के आधार पर, श्रेणी क्रम बनने से रोकने के आधार पर इस पर निजी कानून दिया गया। अब जरा इधर देखिए, ट्रिपल तलाक रखिए। ट्रिपल तलाक में देखिए कि क्या यही समानता जिससे मुसलमानों ने अपने लिए समानता मांगी, अपने लिए आजादी मांगी, खुद को प्रभुत्व से बचाया, का कोई श्रेणी क्रम नहीं बनना चाहिए, क्या ट्रिपल तलाक में भी सारी बातें लागू हो रही? तो हम क्या देखें, अगर ट्रिपल तलाक बना रहे जैसा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहता है, या ये नहीं चाहता बना रहे पूरी तरह से, लेकिन वो कह रहा है कि इसमें हम ही सोचेंगे। अच्छा, यहाँ एक और बात लिखिए, यहाँ एक और बात लिखिए कि अल्पसंख्यकों के नियम बहुसंख्यक ना बनाए, ये आधार निजी कानून। अब मान लो इधर ट्रिपल तलाक बना रहे जैसा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहता है। दूसरा क्या चाहता है? चाहता है कि मुसलमानों के मामले में राज्य नियम ना बनाए, चाहता है मुसलमानों का मामला ट्रिपल तलाक में राज्य नियम ना बनाए। अब मैं देखूंगा क्या ये बात समानता, सुनता, न्याय से संगत है, क्या पाएंगे इसमें? तो क्या पाओ, ट्रिपल तलाक में अगर ट्रिपल तलाक बना रहता है तो जो समानता मुसलमानों ने हिंदुओं से मांगी, जो स्वतंत्रता उन्होंने हिंदुओं से मांगी, जो न्याय हिंदुओं से मांगा, क्या वही आइडिया ट्रिपल तलाक में मुस्लिम पुरुष मुस्लिम स्त्रियों को दे रहे हैं? क्या पाओ, यहां समानता मांग रहे हैं और यहां ट्रिपल तलाक से समानता खत्म कर रहे हैं। यहां कह रहे हैं आजादी चाहिए और यहां आजादी छीन रहे हैं कि औरतों के पास न्यायपालिका जाने की आजादी ना हो, राज्य की संस्थाओं से न्याय मांगने की आजादी ना हो। एक बार हो गया ट्रिपल तलाक, हो गया, उनके पास विकल्प ना हो। आजादी का मतलब क्या होता है? विकल्प। लेकिन तलाक 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 बोला, विकल्प तो खत्म। तो क्या पाओगे इसमें? तो क्या है? समानता, स्वतंत्रता, न्याय का उल्लंघन। ट्रिपल तलाक पुरुषों के पक्ष में झुका हुआ है। ट्रिपल तलाक से मुस्लिम स्त्री की आजादी खत्म हो रही। तो आप इधर चाहते हैं आपके ऊपर हिंदू हावी ना हो, लेकिन इधर आप चाहते हैं कि पुरुष स्त्रियों पर हावी रहे। इधर आप चाहते हैं कि आपको समानता मिले राज्य के भीतर, और इधर चाहते हैं कि स्त्रियों पुरुषों की समानता ना, पुरुष कंट्रोल करें स्त्री। इधर आप न्याय चाहते हैं, उधर कह रहे हैं कि न्यायपालिका में ना जाए अपने मामले को लेकर। तो अगर आपको निजी कानून का अधिकार मिला न्याय के आइडिया से, आपके साथ न्याय नहीं होना चाहिए, तो फिर आप ट्रिपल तलाक से स्त्रियों के साथ न्याय कैसे कर सकते हैं? अगर आप समानता के अधिकार से ये कानून चाहते थे, तो आप उसी समानता को उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? ट्रिपल तलाक में क्या हो रहा है? कौन नियम बना रहा है? जैसे यहाँ ये चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों का नियम बहुसंख्यक ना बनाए, लेकिन इधर क्या हो रहा है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सारे पुरुष बैठे, पुरुष स्त्रियों के लिए नियम बना रहे हैं। तो अगर इधर अल्पसंख्यकों का नियम बहुसंख्यक नहीं बना सकते, तो इधर एक ऐसे मामले जिसमें स्त्रियां इन्वॉल्व हैं उसका नियम अकेले पुरुष नहीं बना सकते। तो क्या पाएंगे? यहां हम पा रहे हैं इधर वाले पक्ष में क्या, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात मानने पर इनकी बात मानिए, पुरुषों का स्त्रियों पर प्रभुत्व, पुरुषों द्वारा स्त्रियों के लिए नियम,
नियम बनाने में स्त्रियों की कोई सहभागिता नहीं, पुरुषों की सर्वोच्चता तथा श्रेणी क्रम, समानता, स्वतंत्रता के आदर्श का उल्लंघन, स्वयं के लिए अधिकार मांगना, लेकिन स्त्रियों का अधिकार स्वयं के लिए क्या कहा मुसलमान ने, हमको अधिकार दो, यहाँ क्या करें, स्त्रियों के पास अधिकार नहीं रहेगा न्यायपालिका में, उनका अधिकार छीन, तो क्या पाएंगे, जिस आइडिया पर, नैतिकता पर निजी कानून टिके हुए हैं, प्रभुत्व से बचाव पर, समानता पर, स्वतंत्रता पर, न्याय पर, प्रभुत्व को रोकने पर, श्रेणी क्रम को रोकने पर, वो सारी बात इस ट्रिपल तलाक से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बचा रहा है, तो क्या पाएंगे, सारे संदर्भ दिखाते हैं निजी कानून की नैतिकता ट्रिपल तलाक को बनाए रखने के नैतिक आधारों से क्या है, इट इज इनकंसिस्टेंट। इसलिए इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात सही नहीं। और राज्य में जाएंगे, जरा देखिए, इसी का टेबल आप क्या करेंगे, राज्य का बनाइएगा, मैं बोल रहा हूं सुनिएगा, बनाइएगा अपने आप से। राज्य में जाएंगे तो राज्य क्या कह रहा है कि तुमको हमने अल्पसंख्यक होने पर समानता, न्याय के हिसाब से, स्वतंत्रता के हिसाब से, मूल्य के हिसाब से अधिकार दिया, तो अगर औरत भी मांगने आएगी हमसे, मुसलमान औरत भी मांगने आएगी समानता, स्वतंत्रता, न्याय, तो उसको भी हम देंगे। तो राज्य का आधार तो कंसिस्टेंट है। एक राज्य में माइनॉरिटी संख्या में कम थे, फिर भी उन्होंने कहा जनाब हमको समानता दीजिए, संस्कृति में हमारे ऊपर किसी बात को थोपिए मत, हमको चुनने की आजादी दीजिए, हमारे साथ सांस्कृतिक न्याय कीजिए। राज्य ने कहा ले जाओ भाई, आर्टिकल 29-30 ले जाओ, पर्सनल लॉ ले जाओ, दे दिया। तो जब स्त्री आएगी, मुस्लिम स्त्री कहेगी राज्य से हमको भी स्वतंत्रता, समानता दीजिए, तो राज्य ने जिस आधार पर मुसलमानों को, सिखों को अपने पर्सनल लॉ दिए, उसी आधार पर, किस लिए, समानता स्वतंत्रता बनाने के लिए, उसी आधार पर समानता स्वतंत्रता राज्य कैसे नहीं देगा। तो राज्य जब कहेगा कि इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे, क्या होगा, दोनों आधार समानता स्वतंत्रता न्याय के साथ संगत है। अल्पसंख्यकों को पर्सनल लॉ देना भी स्वतंत्रता समानता न्याय के साथ संगत है, और स्त्रियों को पुरुषों के प्रभुत्व से बचाना, ये भी स्वतंत्रता समानता न्याय के साथ संगत है। एक जगह हमने बहुसंख्यकों के प्रभुत्व से अल्पसंख्यकों को बचाया निजी कानून देके, दूसरी जगह अल्पसंख्यक समुदाय के भीतर स्त्रियों को बचा रहे हैं पुरुषों के प्रभुत्व से, स्वतंत्रता समानता न्याय देके। इसलिए ट्रिपल तलाक को खत्म करने का राज्य का कानून नैतिक है। राज्य क्या कह रहा है कि ये तुम्हारा पर्सनल लॉ का डोमेन है। पर्सनल लॉ का डोमेन वही होगा जहां तुम किसी ऐसे आधार से, किसी ऐसे नियम से, जो तुम्हारा पर्सनल लॉ होगा, उससे असंगत बात नहीं करोगे। अगर तुमने अपने पर्सनल लॉ को लिया ही है स्वतंत्रता, समानता, न्याय को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वही बात हम तुमको अलाउ करेंगे जिससे स्वतंत्रता, समानता, न्याय का उल्लंघन ना होता। अगर तुम्हारे पर्सनल लॉ से उसका उल्लंघन होगा तो उसको पर्सनल नहीं मानेंगे। कहा ले आएंगे उसको सामने जी में। तो राज्य ने क्या कहा कि मामला आस्था का नहीं, मामला किसका है, तर्क का मामला। तो ये बात इस तरीके से तुम कर लोगे, जो उम्मीद है राज्य का जो ट्रिपल तलाक समाप्त कर, इसको निजी ना माने, ये इसके इधर निजी कानून दिए गए थे, किसलिए ये दिए गए थे, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, प्रभुत्व से बचाव, अपने निर्णय की आजादी। तो इधर भी ट्रिपल तलाक समाप्त करना क्या है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और प्रभुत्व से बचाव के साथ संगत। इधर बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय दी, उधर पुरुषों से स्त्रियों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय दे रहे। इधर पुरुषों से स्त्रियों, इधर बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों को। दोनों बात संगत है, इस मामले में राज्य संगतता के साथ खड़ा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं। इस कारण हम राज्य की बात मानेंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात नहीं मानेंगे। तो जब भी कोई डिलेमा आपके सामने आएगा ऐसा, आप ढूंढिएगा कि जो लोग निजी कानून या निजी बात कर रहे हैं, आस्था की बात कर रहे हैं, उस आस्था के पीछे भी कुछ तर्क होगा उनका, जिसमें मैंने दिखाया कि सारी आस्थाओं के अधिकार स्वतंत्रता, समानता, न्याय, श्रेणी क्रम नहीं होना चाहिए, प्रभुत्व नहीं होना चाहिए, इससे निकलते हैं। तो क्या वही बात आप जिस चीज की मांग कर रहे हैं, क्या उसमें भी ये बात आप रख रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि आपने स्वतंत्रता, समानता, न्याय मांग रहे हैं, उधर उसको वायलेट कर रहे हैं, तब फिर असंगत हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाला तरीका अपना के आप एक तरीके से इस दुविधा को हल करना सीख गए। अगले क्लास में जब मिलेंगे तो इसी डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे पहचान के क्रम से भी आप इसको हल कर सकते थे, और फिर लॉज और कान तो आप अप्लाई कर ही लेंगे। तो ये मामला चाहे हिजाब बुर्के का हो, चाहे ट्रिपल तलाक का हो, आप इस तरीके से हल कर सकें जिसमें टकराव किसका है, आस्था बनाम तर्क का टकराव। तो आज के लिए यहीं तक इजाजत दीजिए। आज के लिए अगली क्लास में जब मिलेंगे तो इससे आगे की चर्चा करेंगे। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज, राम राम, नमस्कार।